गुड मॉर्निंग। आज हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक इसमें हम बता रहे हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम EMR का ही क्लासिफिकेशन है या EMR का ही वर्गीकरण है। EMR का तात्पर्य होता है कि अगर विकिरण के लंबवत, विकिरण के गमन के लंबवत यदि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं तो उससे हम बोलते हैं EMR यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या विद्युत चुंबकीय तरंगें। इन विद्युत चुंबकीय तरंगों को हम निम्न प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं कि कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, UV विजिबल, IR, माइक्रो और रेडियो। अगर हम उसको ऊर्जा के घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो उसे हम बोल देते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। यहाँ सबसे कम ऊर्जा का क्षेत्र, अभी मैंने आपको जो बताया विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे कम ऊर्जा का क्षेत्र हमने लिया है रेडियो तरंग क्षेत्र। इसको दो तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, एक है ESR और एक NMR। यदि इलेक्ट्रॉन के चक्रण में परिवर्तन हो रहा है इस क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करके तो उसे ESR की श्रेणी में रखते हैं, और यदि न्यूक्लियाई के चक्रण में परिवर्तन हो रहा है इस क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करें तो उसे हम NMR यानी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस की श्रेणी में रखते हैं। अब सबसे पहले हम NMR या बेसिकली हम कह सकते हैं PMR का ही हम अध्ययन करेंगे। हम कहते हैं कोई भी जो न्यूक्लियाई है वो बेसिकली चार्ज होता है, चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन की तरह ही अगर वो स्पिन मोशन दर्शाता है तो वो अपने एक चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है यानी एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। जैसे हमने यहाँ प्रोटॉन के चक्रण को भी दर्शा रखा है कि ये न्यूक्लियाई जब स्पिन करता है तो वो अपने क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा है, तो ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। और अब जब ये स्पिन कर रहा है तो यानी इसमें चक्रण कोणीय संवेग होगा या स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा, और इस स्पिन एंगुलर मोमेंटम को हम इस फॉर्मूले से दर्शा सकते हैं। ये I जो है ये स्पिन क्वांटम नंबर को दर्शाता है। अब इस जो हमने एक टेबल सी बनाई है, यहाँ पर टेबल में हमने यहाँ लिख रखा है कि जो डिफरेंट न्यूक्लियाई को हमने I के आधार पर एक क्लासीफाई करा है। जो अब जैसे यहाँ पर हमने लिया, जैसे हमने कहा कि मान लो ये अगर एटॉमिक नंबर आपके इवन है, किसी भी न्यूक्लियाई का एटॉमिक नंबर अगर इवन है और मास नंबर भी इवन है, इवन मतलब सम संख्या में, तो उसके लिए I का मान 0 होगा। और उसके एग्जाम्पल हो गए जैसे कार्बन का और हमने ऑक्सीजन का लिया, हमने देखा दोनों ही ये इवन नंबर पे, ये हमने ले लिया एटॉमिक नंबर या जिसको हम प्रोटॉन नंबर भी कह सकते हैं, और ये हमने ले लिया मास नंबर या जो हमने इधर की तरफ हमने द्रव्यमान संख्या जिसे हमने कहा है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन से ऐसे न्यूक्लियाई होंगे जो NMR इनएक्टिव होंगे। तो हम कहेंगे NMR असक्रिय या NMR इनएक्टिव वह न्यूक्लियाई होंगे जिसमें परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों ही सम संख्या में हो, जिससे उसके लिए I का मान 0 हो जाता है, और I का मान 0 होते ही उसके लिए चक्रण कोणीय संवेग भी 0 हो जाता है। ये तो ही इस न्यूक्लियाई की, इस प्रकार के न्यूक्लियाई की बात जिसके लिए I का मान 0 है। लेकिन कुछ ऐसे न्यूक्लियाई भी है जिनके लिए I का मान 0 नहीं होता और जो NMR एक्टिव होते हैं, और जिसको हमने इस प्रकार से टेबल में दर्शा रखा है। यानी यहाँ पर हमने जब एटॉमिक नंबर ओड लिया है और यहाँ पर मास नंबर इवन लिया है तो I के मान ये डिफरेंट तरह से आते हैं। इसके एग्जांपल ये हो गए न्यूक्लियाई। इसी प्रकार से यहाँ एटॉमिक नंबर हमने ओड या इवन लिया और मास नंबर हमारा ओड आ रहा है, ये देख लो इस तरीके से, ये हमने इस तरह से एग्जांपल ले रखे हैं। तो ये और उनके लिए I के मान डिफरेंट प्रकार से, ये सभी न्यूक्लियाई जो है वो NMR एक्टिव है। अब हम कह रहे हैं कि अभी मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियाई स्पिन होता है और वो क्या कर रहा है कि वो उसके लिए हमने ये भी बता ही दिया कि कुछ जो न्यूक्लियाई है वो NMR इनएक्टिव होंगे। तो अब हम कह रहे हैं न्यूक्लियाई जब स्पिन होता है और उसको हम जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ना केवल वो स्पिन मोशन दर्शाता ही है बल्कि वो एक पुरस्सरण गति या प्रिसीजनल मोशन भी दर्शाता है। और प्रिसीजनल मोशन बिल्कुल इसी तरह से होता है जैसे कोई लट्टू मूव कर रहा है, यानी कि लट्टू जिस तरीके से ऐसे स्पिन करता हुआ और बाद में सेंटर पर आकर और बाद में नीचे की तरफ गिर जाता है। तो यहाँ पर हम इसी तरह का मोशन उसको दिखा रहे हैं कि ये ऐसे मूवमेंट कर रहा है, यानी ये इस तरह से मूवमेंट कर रहा है और साथ साथ उसका क्या हो गया, स्पिन मोशन भी हो गया। ये रहा स्पिन मोशन। तो अब इस दो प्रकार के मोशन के कारण न्यूक्लियाई अपने आप को दो प्रकार से व्यवस्थित कर लेता है जब उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। यानी यहाँ पर हमने उस डायग्राम को भी दर्शा रखा है, यानी जब हम लेते हैं इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, तो हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियाई जो है केवल स्पिन मोशन दर्शा रहा है और उसका ओरिएंटेशन भी बिल्कुल अस्त व्यस्त या रैंडम है।
लेकिन जब हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो 2 प्रकार के मोशन दर्शा रहा है, और उस 2 प्रकार के मोशन के कारण वो अपने आप को 2 प्रकार से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ओरिएंटेट कर लेता है, यानी कि अपने 2 प्रकार से अभी उसके अभिविन्यास हमको प्राप्त होते हैं। एक तो हम कहते हैं कि इन डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और एक हम कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में व्यवस्थित और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत व्यवस्थित अपने आप को करता है। न्यूक्लियाई का इस लोअर एनर्जी, यानी जबकि वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित है, से हाई एनर्जी क्षेत्र, यानी जबकि वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत व्यवस्थित है, जाने के लिए उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी यहाँ से यहाँ संक्रमण के लिए या ट्रांजिशन के लिए, और वैसे बेसिकली इसके लिए जो टर्म लिया जाता है वो हम कहते हैं फ्लिपिंग के लिए, यानी न्यूक्लियाई के लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल के लिए, हाई एनर्जी लेवल में फ्लिपिंग के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे हमने इस फॉर्मूले से दर्शाया डेल्टा ई बराबर एच न्यू। ये जो न्यू है आवृत्ति जो है, ये आवृत्ति डिपेंड करती है एक तो जितना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाया, यानी H0 हमने लिख दिया यहाँ पर, यानी जितना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाए उसकी स्ट्रेंथ पर, तो जितना H0 का मान होगा उतना ही इस न्यू का मान भी बढ़ जाएगा। और दूसरा डिपेंड करता है मैग्नेटोग्राइक रेशियो, जो कि नेचर ऑफ न्यूक्लियाई पर डिपेंड करता है, यानी न्यूक्लियाई की प्रकृति किस प्रकार की है, जिसे हमने एक एग्जांपल से भी बताया है कि प्रोटॉन, फिर फास्फोरस और फिर कार्बन, यानी कि प्रोटॉन के लिए गामा का मान ज़्यादा है, फिर फास्फोरस के लिए, और फिर हमने कहा ये कार्बन के लिए कम है। तो इस क्रम में हमने उसको व्यवस्थित कर रखा है यहाँ पर, और यहाँ इस फॉर्मूले को हमने यहाँ दर्शा रखा है। अभी मैंने आपको कहा कि जब वो न्यूक्लियाई जो है इधर से इधर जाने के लिए, यानी लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर जाने के लिए वो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करता है, और वो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन कहाँ से करेगा, रेडियो वेव क्षेत्र से करेगा। और रेडियो वेव क्षेत्र से एब्जॉर्प्शन जैसे ही वो करेगा तो हमको क्या मिलेगा, एक इस तरह से सिग्नल प्राप्त होगा, इसको हम बोलेंगे NMR सिग्नल। अब ये उतना सिंपल नहीं होता कि NMR सिग्नल हमको सीधा सीधा प्राप्त हो जाता है। जैसे हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं, हम कहते हैं कि न्यूक्लियाई जो वहाँ पर मॉलिक्यूल है, वहाँ IR में हम कहेंगे मॉलिक्यूल, वो क्या करेगा, मॉलिक्यूल जब एनर्जी का अवशोषण करेगा IR रीजन से, तो वो क्या करेगा, मॉलिक्यूल वहाँ वाइब्रेशनल ट्रांजिशन दिखाएगा और हमको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा प्राप्त हो जाएगा। ऐसे माइक्रोवेव में वो रोटेशनल ट्रांजिशन दिखाएगा और हमको रोटेशनल स्पेक्ट्रा प्राप्त हो जाएगा। लेकिन NMR में इस तरह से नहीं होता। यहाँ हमको क्या करना पड़ता है, हमको करना पड़ता है रेडियो फ्रिक्वेंसी को, या जो हम कहते हैं रेडिएशन फ्रिक्वेंसी, कौन सी होगी रेडिएशन फ्रिक्वेंसी, इसी क्षेत्र की। तो रेडिएशन फ्रिक्वेंसी को तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट कर देते हैं, और चेंज किसके अंदर करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, यानी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में हम परिवर्तन करते हैं। तो एक पर्टिकुलर फील्ड स्ट्रेंथ पर, यानी एक किसी निश्चित बाह्य चुंबकीय क्षेत्र पर, फील्ड स्ट्रेंथ हमने कह दिया, वहाँ पर ये जो हमने इसके ऊपर रेडिएशन डाली है और जो यहाँ से यहाँ जाने के लिए उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ये दोनों मैच कर जाती है। इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस की स्टेट, और इस स्थिति में एब्जॉर्प्शन पाया जाता है, और ये हमको उस स्थिति में हमको यहाँ पर सिग्नल प्राप्त होता है। यानी हमको रेडिएशन फ्रिक्वेंसी को तो कांस्टेंट करना होता है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना होता है एक पर्टिकुलर फील्ड स्ट्रेंथ पर। ये जो कांस्टेंट, ये वाली जो वैल्यू है जो हमने उसके ऊपर आपतित करी है रेडिएशन फ्रिक्वेंसी, और ये जो एनर्जी जो उसको रिक्वायरमेंट होती है, ये दोनों मैच कर जाती है। उस स्थिति में एब्जॉर्प्शन होगा और हमको यहाँ पर स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा। इस स्पेक्ट्रा के टोटल 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक है नंबर ऑफ सिग्नल, यानी क्या कहेंगे, सिग्नल की संख्या। दूसरा होगा पोजीशन ऑफ सिग्नल, यानी सिग्नल की स्थिति। तीसरा होगा पीक एरिया और पीक इंटेंसिटी, यानी हम एक तरह से कहेंगे सिग्नल की तीव्रता। और लास्ट होगा स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल, यानी सिग्नल का विपाटन। इन चारों, ये जो चारों हैं, इसी को हमको NMR में पढ़ना पड़ता है, या NMR में हमें उसे देखना पड़ता है। जैसे हमने कोई भी एक मॉलिक्यूल लिया, जैसे हमने लिया मान लो CH3, CH2 और Cl, तो हमको देखना पड़ता है कि इसमें कितने सिग्नल हमको प्राप्त होंगे। सबसे पहले तो हमें कितने सिग्नल प्राप्त होंगे, क्योंकि हम प्रोटॉन का पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पर कौन सा देख रहे हैं, मेनली प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको हम PMR कहते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कितने तरह के प्रोटॉन है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन।
तो उससे तो हमको हो जाएगा नंबर ऑफ सिग्नल, उतने ही सिग्नल प्राप्त हो जाएंगे। दूसरा है नंबर ऑफ सिग्नल, दूसरा हमने क्या कहा, पोजीशन ऑफ सिग्नल, कि उसका एनवायरनमेंट क्या है, यानी कि अब ये CL के बिल्कुल पास में, ये CL से दूर है, तो एनवायरनमेंट अलग अलग हो गए, तो उनकी स्थिति भी अलग अलग होगी, तो वो हो गई पोजीशन ऑफ सिग्नल। तीसरा हमने कहा पीक एरिया और पीक इंटेंसिटी, यानी एक ही तरह के कितने प्रोटॉन है जो एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं। जैसे अब ये 3 एक तरह के, 2 एक तरह के, तो इनके अलग अलग सिग्नल तो होंगे ही, लेकिन साथ ही उसकी इंटेंसिटी भी डिफरेंट होगी, उनके द्वारा एब्जॉर्प्शन डिफरेंट होगा। और लास्ट होता है स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल, जो डिपेंड किस पर करता है, नियर बाय प्रोटॉन पर या नेबरिंग प्रोटॉन पर। तो यानी कि इसकी स्थिति जो है वो इस पर डिपेंड करेगी और इसकी स्थिति इस पर डिपेंड करेगी। अब ये जो है सारा, यानी कि हमने कहा जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है इस सिग्नल के, इस 4 को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।